वेलकम टू एस.के.आर. स्टडी पॉइंट। एस.के.आर. स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं एस.के.आर. स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रेलवे, एसएससी, बैंक और डिफेंस आदि जैसी परीक्षाओं में पूछे गए प्रीवियस ईयर के टॉप 30+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। हम आपको इस वीडियो में इन 30+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उससे संबंधित फैक्ट बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि कौन सा देश उगते हुए सूर्य की भूमि कहलाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका जापान। जी हाँ दोस्तों, जापान देश को ही उगते हुए सूर्य की भूमि कहते हैं। जापान देश के वर्तमान समय में अगर मैं प्रधानमंत्री की बात करूं तो वो हैं आपके योशिहिदे सुगा। जापान को उगते हुए सूर्य की भूमि कहते हैं। और दोस्तों, आपका मध्यरात्रि का देश नॉर्वे को कहते हैं और आपका डूबते हुए सूर्य की भूमि आपका ब्रिटेन को कहते हैं। उगते हुए सूर्य की भूमि हो गई आपका जापान को, मध्यरात्रि का देश हो गया आपका नॉर्वे को और आपका डूबते हुए सूर्य का देश हो गया आपका ब्रिटेन को कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे भी अवश्य याद कर लेंगे। आपका अगला प्रश्न है कि सिक मैन ऑफ यूरोप किसका उपनाम है। जी हाँ दोस्तों, सिक मैन ऑफ यूरोप किसका उपनाम है। तो इसका उपनाम है आपका तुर्की का। किसका उपनाम है? तुर्की का। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो आपका राइट आंसर है जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन आपके जो यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है उसके प्रथम राष्ट्रपति थे। अगर मैं बात करूं इस समय कि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं तो वो हैं आपके जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति हैं आपकी कमला हैरिस। और अमेरिका की जो मुद्रा है उसका नाम है डॉलर और आपका जो अमेरिका की संसद का नाम है उसका नाम है आपका कांग्रेस। राष्ट्रपति हो गए अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन। वर्तमान समय में राष्ट्रपति हो गए आपके जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति हो गई आपकी कमला हैरिस जो कि एक भारतीय मूल की निवासी हैं। मुद्रा हो गई अमेरिका की डॉलर और आपके संसद का नाम हो गया कांग्रेस। दोस्तों, डॉलर से संबंधित मैं आपको एक प्रश्न और बता दूं कि रेलवे एनटीपीसी में 9 मार्च को यह प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेन देन किस मुद्रा में किया जाता है। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए था डॉलर में। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आपका लेन देन है वह डॉलर में किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि विश्व के 7 समुद्रों को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो इसका राइट आंसर है आपका बुला चौधरी। जी हाँ दोस्तों, बुला चौधरी ही विश्व के 7 समुद्रों को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो इनका राइट आंसर है आपका बुला चौधरी। आपका अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह वॉटरी प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, पृथ्वी ग्रह को ही वॉटरी प्लेनेट या नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। वॉटरी प्लेनेट या नीला ग्रह के नाम से पृथ्वी ग्रह को जाना जाता है। अगर मैं बात करूं कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है तो आपका आंसर होना चाहिए शुक्र। और अगर मैं कहूं कि पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी की भागिनी किसे कहा जाता है तो वो भी आपका शुक्र को कहा जाता है। और अगर मैं कहूं कि किस ग्रह के चारों ओर रिंग या फिर वलय पाए जाते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए शनि ग्रह। शनि ग्रह के चारों ओर रिंग या फिर वलय पाए जाते हैं। और अगर मैं कहूं कि लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है तो आपका राइट आंसर होना चाहिए मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह कहा जाता है। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का आंसर देना है कि लेटा हुआ ग्रह किस ग्रह को
कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान के पिता या संविधान के जनक के रूप में भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। दोस्तों बात हो रही है संविधान की, तो संविधान के बारे में आपको कुछ और बातें बता दूं। संविधान सभा की प्रथम बैठक आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, दूसरी बैठक आपकी 11 दिसंबर 1946 को और तीसरी बैठक आपकी 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। और दोस्तों संविधान को बनने में आपका 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। और आपका जो संविधान को बनने में जो लागत लगी थी वह आपकी 63,96,729 रुपये लगी थी। इसे भी आप अवश्य याद कर लें। आपका अगला प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपका रिचर्ड एटनबरो ने। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी विश्व प्रसिद्ध फिल्म है गांधी, उसका निर्देशन या उसके डायरेक्टर आपके रिचर्ड एटनबरो थे। इसे भी आप ज़रूर याद कर लें। आपका अगला प्रश्न है कि इतिहास की प्रथम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर है आपका हेरोडोटस। जी हाँ दोस्तों, विश्व इतिहास की जो आपकी प्रथम पुस्तक है वह हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों हेरोडोटस ने अपनी इस पुस्तक में, यह पुस्तक 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई थी, 5वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई थी। और इस पुस्तक में हेरोडोटस ने भारत और फारस से संबंधित विवरण किया था। दोस्तों यह प्रश्न एसएससी सीजीएल में पूछा गया है कि हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक में किसका विवरण किया है? तो हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक में भारत और फारस का विवरण किया है। तो इसे भी आप ज़रूर याद कर लें। हेरोडोटस की पुस्तक का क्या नाम है? उसकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है हेरोडोटस की पुस्तक का नाम? हिस्टोरिका पुस्तक का नाम है। और यह पुस्तक 5वीं शताब्दी ईस्वी में हेरोडोटस द्वारा भारत और फारस से संबंधित विवरण पर लिखी गई थी। आपका अगला प्रश्न है कि रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों रिहंद बांध उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। रिहंद बांध जो है वह है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है सोनभद्र। और सोनभद्र में एक नदी बहती है जिसका नाम है रिहंद। रिहंद नदी को ही रेणुका नदी भी कहते हैं। और उस रेणुका नदी पर या रिहंद नदी पर ही रिहंद बांध स्थित है। किस पर? उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है सोनभद्र, और उस सोनभद्र ज़िले में ही एक नदी बहती है जिसका नाम है रिहंद नदी या फिर रेणुका नदी, और उस नदी पर ही आपका रिहंद बांध स्थित है। दोस्तों बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको कुछ और बातें बता दूं कि उत्तर प्रदेश का जो आपका सबसे बड़ा ज़िला है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह है आपका लखीमपुर खीरी। और जो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला है वह है आपका भदोही। उत्तर प्रदेश का जो आपका सबसे बड़ा ज़िला है वह है आपका लखीमपुर खीरी। और लखीमपुर खीरी का बॉर्डर दोस्तों नेपाल देश से भी लगता है। किससे? नेपाल देश से लखीमपुर खीरी का बॉर्डर भी लगता है। और सबसे छोटा ज़िला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भदोही। दोस्तों उत्तर प्रदेश के इस समय वर्तमान मुख्यमंत्री आपके योगी आदित्यनाथ हैं, और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आपकी आनंदीबेन पटेल हैं। राजधानी है आपकी लखनऊ है। इसे भी आप ज़रूर याद कर लें। आपका अगला प्रश्न है कि भारत से बर्मा कब अलग हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1937 ईस्वी में। कब हुआ था? 1937 ईस्वी में भारत से बर्मा अलग हो गया था। आपका अगला प्रश्न है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर मई 1974 को किया था। कहाँ किया था? राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर मई 1974 को भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था दोस्तों। और इस
परमाणु परीक्षण का जो कोड था वह था आपका स्माइलिंग बुद्धा। क्या कोड था? इस परमाणु परीक्षण का जो कोड था वह था आपका स्माइलिंग बुद्धा। दोस्तों, भारत ने अपने राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर 2 परमाणु परीक्षण किए हैं, जिसमें कि आपका पहला था राजस्थान के पोखरण में वर्ष 1974 में किया गया था, और जो दूसरा परमाणु परीक्षण है वह आपका वर्ष 1998 में 11 से 13 मई के बीच में किया गया था। 11 से 13 मई के बीच में वर्ष 1998 में भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर किया था। इसे भी आप अवश्य याद कर लें। आपका अगला प्रश्न है कि बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन बी। जी हाँ दोस्तों, विटामिन बी के कारण आपका बेरी रोग होता है। दोस्तों, विटामिन से संबंधित मैं आपको कुछ और जानकारियाँ दे देता हूँ। तो विटामिन बी का जो है आपका रासायनिक नाम होता है वह आपका थायमीन होता है, और जो आपका विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है वह आपका रेटिनॉल होता है, और विटामिन ए से जो रोग होता है वह आपका रतौंधी होता है या जीरोप्लाबीमिया होता है। कौन सा होता है? जीरोप्लाबीमिया या फिर रतौंधी नामक रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन बी की कमी के कारण आपका रतौंधी होता है, और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह आपका एस्कॉर्बिक अम्ल है, और इसकी कमी के कारण आपका स्कर्वी रोग होता है। और जो विटामिन आपका डी है इसका रासायनिक नाम आपका कैल्सीफेरॉल होता है, और इसकी कमी के कारण आपका रिकेट्स या फिर सूखा रोग होता है। और जो आपका विटामिन ई है इसका रासायनिक नाम आपका टोकोफेरॉल होता है, और इसकी कमी के कारण आप में जनन शक्ति में कमी होती है या फिर बांझपन जैसा रोग हो जाता है। विटामिन के का आपका रासायनिक नाम फ्लिकविनोन है, और इसकी कमी के कारण आपका रक्त का थक्का बनना जैसी बीमारी हो जाती है। विटामिन के की कमी के कारण आपका रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो दोस्तों, मैंने आपको विटामिन से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। आपका अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक पूरब की बेटी किसने लिखी है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है बेनज़ीर भुट्टो ने। जी हाँ दोस्तों, बेनज़ीर भुट्टो ने ही प्रसिद्ध पुस्तक पूरब की बेटी लिखी है। तो आप इसे भी अवश्य याद कर लें। आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका 12 जनवरी को। जी हाँ दोस्तों, 12 जनवरी को ही आपका राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो इसे भी आप ज़रूर याद कर लें। दोस्तों, मैं जनवरी से संबंधित आपको कुछ और इम्पोर्टेंट डेज बता देता हूँ। जैसे कि आपका 10 जनवरी को आपका विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है, और आपका 15 जनवरी को आपका विश्व थल सेना दिवस मनाया जाता है, और आपका 12 जनवरी को तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया ही जाता है, और आपका 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है, और आपका 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, और आपका 26 जनवरी के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है, और आपका 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस मनाया जाता है, और जो आपका 30 जनवरी के दिन ही शहीद दिवस या फिर कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाया जाता है। इन सभी में जो आपके 3-4 इम्पोर्टेंट डेज हैं जनवरी के, वह हैं आपके जैसे कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, आपका विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है, और वह आपका गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, और शहीद दिवस आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है। इन सभी डेज को आप जनवरी के ज़रूर याद कर लें। आपका अगला प्रश्न है कि कागज मुद्रा भारत में कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 1861 में। जी हाँ दोस्तों, कागज मुद्रा भारत में 1861 में शुरू हुई थी। अगर मैं बात करूं कि कागज़ की जो खोज हुई थी वह किस देश में हुई थी, तो वह आपके चीन में हुई थी। किस में? चीन में कागज़ की खोज हुई थी। और चीन की बात करूं तो चीन के इस समय वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। चीन की
जो आपकी राजधानी है वह आपकी बीजिंग है और चीन की मुद्रा आपकी रेनमिनवी है। और दोस्तों भारत में जो आपका कागज़ नगरी के नाम से जाना जाता है वह आपका नेपा नगर को जाना जाता है। कागज़ नगरी के नाम से भारत में नेपा नगर को जाना जाता है। इसे भी आप ज़रूर याद कर लें। आपका अगला प्रश्न है कि मोहिनीअट्टम नृत्य कला कहाँ विकसित हुई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका केरल में। कहाँ हुई थी दोस्तों? मोहिनीअट्टम जो आपकी नृत्य कला है वह आपकी केरल में विकसित हुई थी। कहाँ? केरल में विकसित हुई थी। आपका अगला प्रश्न है कि क्रिकेट के बल्ले किस लकड़ी के बने होते हैं। तो दोस्तों उस लकड़ी का नाम है बिलो। क्रिकेट के बल्ले जो आपके बने होते हैं वह आपके बिलो नामक लकड़ी के बने होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि भारत में पहली ट्रेन किन दो शहरों के बीच चली थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बॉम्बे से ठाणे के बीच। जी हाँ दोस्तों, बॉम्बे से ठाणे के बीच ही भारत में पहली ट्रेन चली थी और यह ट्रेन सन 1853 ईस्वी में बॉम्बे से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चली थी। और इस ट्रेन का दोस्तों जो नाम था वह आपका ब्लैक ब्यूटी था। क्या? 1853 ईस्वी में दोस्तों आपकी जो ट्रेन चली थी बॉम्बे से ठाणे के बीच पे 34 किलोमीटर चली थी और उस ट्रेन का जो नाम था वह आपका ब्लैक ब्यूटी था। इस ट्रेन के नाम को एसएससी सीजीएल में कई बार पूछा गया है कि भारत में जो पहली ट्रेन चली थी उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी और यह ट्रेन 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। इसे भी आप ज़रूर याद कर लें। दोस्तों भारतीय रेलवे से संबंधित मैं आपको कुछ और प्रश्न बता देता हूं कि भारतीय रेलवे से संबंधित जो आपका जनक है भारतीय रेलवे बोर्ड का वह लॉर्ड कर्जन को माना जाता है। और अगर मैं कहूं कि दुनिया में रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है तो वह आपका जॉर्ज स्टीफेंस को कहा जाता है। अगर मैं कहूं कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी तो वो हुई थी आपकी 1905 में और भारतीय रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। और अगर मैं कहूं कि विश्व में पहली बार ट्रेन कब चली थी तो वह आपके 1825 में लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच इंग्लैंड में चलाई गई थी। भारत में जो पहली ट्रेन थी वह आपकी 1825 ईस्वी में लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच इंग्लैंड में चलाई गई थी दोस्तों। और इसी प्रश्न को भी कई बार एनटीपीसी में पूछा गया है कि विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ है। तो दोस्तों वह आपका इंग्लैंड में स्थित है और उस रेलवे स्टेशन का नाम है जो आपकी इंग्लैंड में स्थित है वह लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच स्थित है। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश में पहली बार ट्रेन कब चलाई गई थी तो वह चलाई गई थी आपकी 1859 में कानपुर से इलाहाबाद के बीच चलाई गई थी। और भारत में पहली विद्युत ट्रेन 1925 में चलाई गई थी और वह मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। दोस्तों अगर मैं कहूं कि गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था तो वो किया था आपका डैमलर ने। किसने? गैस इंजन का आविष्कार आपका डैमलर ने किया था। और जो आपका भाप इंजन है उसका आविष्कार आपका जेम्स वॉट ने किया था। लेकिन अगर मैं कहूं कि डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था तो वो आपका रुडोल्फ हिटलर ने। और आपका जो जेट इंजन है उसका आविष्कार फ्रैंक हिटले ने किया था। उम्मीद करता हूं यह सभी प्रश्न आप अवश्य याद कर लेंगे। आपका अगला प्रश्न है कि बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका कर्नाटक में। जी हाँ दोस्तों, बांदीपुर जो राष्ट्रीय अभयारण्य है वह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में पहली गोली कहाँ चलाई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बैरकपुर में। जी हाँ दोस्तों, मंगल पांडे जो कि 1857 ईस्वी में बैरकपुर छावनी में एक सिपाही थे, उन्होंने ही 1857 के विद्रोह में पहली गोली
चलाई थी। दोस्तों अगर आप कहेंगे तो मैं 1857 से संबंधित पूरी वीडियो आपको डिटेल वाइज बता दूंगा कि 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था और इसका परिणाम क्या निकला था। अगर आप कमेंट करेंगे तो इससे संबंधित मैं आपको पूरी वीडियो डिटेल में बताकर बना दूंगा। आपका अगला प्रश्न है कि किताब उल हिंद किसने लिखी थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका अल-बरूनी ने। जी हाँ दोस्तों, किताब उल हिंद अल-बरूनी शाह ने लिखी थी। और ये दोस्तों किताब उल हिंद अल-बरूनी शाह ने लिखी थी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था, तो वह भी आपका दोस्तों अल-बरूनी शाह ही था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम अल-बरूनी शाह था। इसे भी आप जरूर याद कर लें। आपका अगला प्रश्न है कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित कुछ और फैक्ट बता देता हूँ मैं आपको। तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह राष्ट्रपति बनने योग्य उसकी न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो वो आपकी 35 वर्ष होती है। और भारत का राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और भारत का राष्ट्रपति ही मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। भारत का राष्ट्रपति ही मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है और महान्यायवादी की नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है। और भारत के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए पर मंथ होता है। आपका अगला प्रश्न है कि कोयला किस प्रक्रिया से बनता है। तो दोस्तों कोयला कार्बोनाइजेशन प्रक्रिया से बनता है। किस विधि से बनता है कोयला, तो कोयला जो है आपका कार्बोनाइजेशन प्रक्रिया से बनता है। उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न भी आप अवश्य याद कर लेंगे। आपका अगला प्रश्न है कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों लिंगराज मंदिर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ? लिंगराज मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका 570 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था वह आपका 570 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों इस्लाम धर्म से संबंधित मैं आपको कुछ और बातें बता देता हूँ। तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं वह आपके हज़रत मोहम्मद साहब हैं। और इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। और इनके पिताजी का नाम अब्दुल्ला था और इनकी माताजी का नाम दोस्तों अमीना था। और जो इनकी पत्नी थी उनका नाम आपका खदीजा था और इनकी पुत्री का नाम फातिमा और इनके जो दामाद थे उनका नाम आपका अली हसन था। और अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु 8 जून सन 632 ईस्वी में मदीना में हुई थी। और इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक जो है वह आपकी कुरान है। क्या है? इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक कुरान है, जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा लिखी गई थी और यह पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं कि इन्हें पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो इन्हें 610 ईस्वी में मक्का के पास एक हीरा नामक गुफा है, वहाँ पर पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब को ज्ञान प्राप्त हुआ था। उम्मीद करता हूँ कि यह सभी प्रश्न आप अवश्य याद कर लेंगे। आपका अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध किस समय हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका 1914 से 1918 के बीच। जी हाँ दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 से 1918 के बीच हुआ था। और जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वह आपका दोस्तों 1939 से लेकर 1945 के बीच हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1939 से लेकर आपका 1945 के बीच
हुआ था। उम्मीद करता हूँ यह भी आप अवश्य याद कर लेंगे। दोस्तों 1939 में से लेकर और 1945 के बीच जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसमें आपके अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम फेंक दिए थे। इसे भी आप अवश्य याद कर लें। आपका अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। किससे? ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका अनुच्छेद 72। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 72 ही भारतीय संविधान में उल्लिखित अनुच्छेद 72 ही राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों आपको एक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपका अगला प्रश्न है कि किसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित मैं आपको कुछ और बातें बता देता हूँ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण, वो कुतुब मीनार की नींव 1208 ईस्वी में बख्तियार काकी की याद में रखी थी। और जो आपकी कुतुब मीनार है उसका जो निर्माण कराया था वह आपका इल्तुतमिश ने कराया था। और कुतुब मीनार का जो पुनः निर्माण कराया था वह आपका फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। कुतुब मीनार की नींव आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी, निर्माण उसका पूरा निर्माण आपका उसने इल्तुतमिश ने कराया। और आपका कुतुब मीनार का पुनः निर्माण जो था वह आपका फिरोज शाह तुगलक ने कराया। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था जो आपका अजमेर में स्थित है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी जो आपकी दिल्ली में स्थित है। और यह मस्जिद जो थी दोस्तों, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो थी वह आपकी भारत में बनने वाली पहली मस्जिद थी। कौन सी? भारत में बनने वाली पहली मस्जिद भी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद थी। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को ही भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसे भी आप अवश्य याद कर लें। अगर मैं बात करूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1206 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते हुए यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1206 में लाहौर में जब यह चौगान यानी कि पोलो खेल रहे थे तब इनकी मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हो गई थी। आपका अगला प्रश्न है कि अकबर के शासन के दौरान न्यायिक विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका सर्द उस सुदूर। क्या कहा जाता है? सर्द उस सुदूर। अकबर के शासन के दौरान न्यायिक विभाग के प्रमुख को कहा जाता था। दोस्तों अकबर से संबंधित मैं आपको कुछ और फैक्ट बता दूं तो अकबर ने ही दोस्तों एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि अकबर ने जो आपका दीन इलाही धर्म था उसकी स्थापना अकबर ने ही की थी। किसने? दीन इलाही धर्म की स्थापना दोस्तों आपके अकबर ने ही की थी। और यह दीन इलाही धर्म की स्थापना दोस्तों अकबर ने 1582 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। और दोस्तों इस धर्म को अपनाने वाला प्रथम हिंदू व्यक्ति आपका बीरबल था। दोस्तों अकबर मुगल वंश का एक ऐसा राजा था जो कि कुबड्डी जिसे बोलते हैं अनपढ़। अकबर मुगल वंश का एक ऐसा महान राजा था जो कि बिल्कुल अनपढ़ था। और अकबर ने दोस्तों
कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी थीं, जैसे कि आपका पानीपत का युद्ध हो गया। पानीपत का युद्ध आपका 5 नवंबर 1956 को हुआ था, जो कि अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और उस समय अकबर की आयु लगभग 13 वर्ष थी। लेकिन इस युद्ध में इसका जो संरक्षक था वह आपका कौन था? बैरम खां था। कौन था? बैरम खां ने ही अकबर का इस युद्ध में संरक्षण किया था। और यह युद्ध 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था, पानीपत का द्वितीय युद्ध। और पानीपत का प्रथम युद्ध किसने लड़ा था? तो वह आपका बाबर ने लड़ा था। कब? बाबर ने 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। द्वितीय युद्ध आपका 1556 को अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। दोस्तों, अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिसमें कि आपके एक थे तानसेन, और दूसरे थे आपके अबुल फजल, और तीसरे थे आपके क्या नाम उनका? बीरबल, और चौथे थे आपके टोडरमल, फैजी, मान सिंह, मुल्ला दो प्याजे, हकीम हुकाम, और 90 थे आपके अब्दुल रहीम खान खाना। कौन कौन से थे आपके अकबर के दरबार में जो 9 रत्न रहते थे? वह थे आपके तानसेन, और आपके अबुल फजल, और बीरबल, और आपके टोडरमल, फैजी, मान सिंह, मुल्ला दो प्याजे, हकीम हुकाम और अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के दरबार में रहने वाले 9 रत्न थे। और दोस्तों, मैंने यह आपको पहले बता दिया है कि दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला जो पहला व्यक्ति था वह आपका अबुल फजल था, और प्रथम हिंदू व्यक्ति आपका बीरबल था। और अगर मैं कहूँ कि बीरबल की मृत्यु कैसे हुई थी, तो बीरबल की मृत्यु 1586 ईस्वी में यूसुफ जई जातियों के विद्रोह के कारण बीरबल की हत्या कर दी गई थी। बीरबल की हत्या 1586 में यूसुफ जई जातियों के लोगों ने हत्या कर दी थी बीरबल की। आपका अगला प्रश्न है कि सूर्यमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका शुक्र। जी हाँ दोस्तों, शुक्र ग्रह को ही सूर्य का सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं। और सूर्य के सबसे चमकीला ग्रह सूर्य को कहते हैं। लाल ग्रह आपका मंगल को कहते हैं। नीला ग्रह आपका पृथ्वी को कहते हैं। और पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगीना, पृथ्वी की सौतन आपका शुक्र को ही कहा जाता है। इसे भी आप अवश्य याद कर लें। आपका अगला प्रश्न है कि कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका एंटोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, कीटों के अध्ययन को आपका एंटोलॉजी कहा जाता है। और दोस्तों, कीटों के अध्ययन को आपका एंटोलॉजी कहा जाता है, लेकिन जो आपका जनसंख्या का अध्ययन होता है दोस्तों, उसे आपका डेमोग्राफी कहा जाता है। और आपके जो घाव का अध्ययन होता है उसे आपका ट्राइमेटोलॉजी कहा जाता है। लेकिन अगर मैं बात कहूँ कि रेशम के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो वह आपका सेरीकल्चर कहा जाता है। कीटों के अध्ययन को आपको एंटोलॉजी कहते हैं, रेशम के अध्ययन को आपको सेरीकल्चर कहते हैं, शैवालों के अध्ययन को दोस्तों आपको फाइकोलॉजी कहते हैं, और मधुमक्खी के अध्ययन को आपका एपीकल्चर कहते हैं, और फलों का जो अध्ययन होता है दोस्तों उसे आपका पोमोलॉजी कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह प्रश्न ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो हमारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में दोस्तों कोई भी पैसा नहीं लगता है। आप दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको टॉप 30 क्वेश्चन और उससे संबंधित फैक्ट बता दिए हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।